आज की क्लास में जो है हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज एक नया, बात नहीं करो, फंडामेंटल ड्यूटी एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग भी जेयू या पीयू या क्लैट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसी एक क्लास में जो है हम लोग आज बात करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने तरीके का फंडामेंटल ड्यूटीज है, और इसके साथ ही साथ जो है कहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या? अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का एक सीधा सा मतलब होता है, जिस तरीके से हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, जहां पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स? देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। एक जन बोलो, अरे एक करके बोलो बोलो। ऐसा थोड़ी होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? हम जैसे पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है, नहीं भी मान सकते। और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक हम लोग डिफरेंस देखे कि फंडामेंटल राइट्स इज अ जस्टिकेबल राइट्स, बट फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉन जस्टिकेबल राइट्स। जस्टिकेबल और नॉन जस्टिकेबल का एक सीधा सा मतलब क्या होता है? जस्टिकेबल का एक सीधा सा मतलब होता है कि अगर फंडामेंटल राइट जो है, अगर कोई मेरे को वायलेट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट के थ्रू जो है हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इंपावर्ड यानी इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिकेबल है। अगर हम नहीं भी मानते हैं तो हमारे ऊपर किसी भी तरीके का जो है केस वगैरह नहीं किया जा सकता है। और क्या एक डिफरेंस है? दोनों तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है भाई। हाँ, और क्या एक डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज? देखो, फंडामेंटल राइट्स जो होता है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स बोथ आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स मीन देयर इज अ सिमिलरिटीज। डिफरेंस तो नहीं हुआ। डिफरेंस कहां हुआ कि फंडामेंटल राइट जो है इज ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, यानी सिटीजन्स भी फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, और कुछ जो बाहर के लोग यानी फॉरेनर्स, वो भी क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली गिवन टू द सिटीजन, नॉन सिटीजन को अलाउ नहीं है। वो तो हमारे देश के ही नहीं है, तो फिर वो ड्यूटी भी परफॉर्म करेंगे हमारे देश के लिए? हमारे देश के लिए क्यों काम करेंगे? सिंपल सा बात है। ठीक है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया जाए। सो फंडामेंटल ड्यूटीज, बात नहीं करो, बाद में बात करना। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो हम बताया जाए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे भारत के संविधान में, जब भारत का संविधान बनाया गया तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज। बाद में क्या होता है कि देश के आजादी के और देश के संविधान के लागू होने के 26 साल बाद, है ना, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, 26 साल के बाद जो है भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है महसूस किया गया इसकी जरूरत, और बाद में अमेंडमेंट लाकर जो है संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को एक नया चैप्टर जोड़ा गया, जो कहा गया कि भारत के नागरिकों को जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स दिया गया है एंजॉय करने के लिए, सो राइट्स एंड ड्यूटी इज को-रिलेटेड विथ ईच अदर। ऐसा थोड़ी होता है आप किसी को राइट दे रहे हो एंजॉय करो, लेकिन राइट के साथ साथ हमेशा ड्यूटी जुड़ा रहता है। यू कैन नॉट क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड राइट ड्यूटी फ्रॉम द राइट्स। मतलब आप ड्यूटी राइट से ड्यूटी को क्या कर सकते हो? अलग नहीं कर सकते हो। अगर माँ बाप हम लोग को पढ़ा रहे, पैसा खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हमको अधिकार दे रहे कि जाओ पढ़ो, तो उस पढ़ने के साथ साथ मेरा भी माँ बाप के प्रति कुछ क्या है? दायित्व है, कुछ ड्यूटी है। ठीक उसी तरीके से अगर संविधान हमको क्या करता है? 6 तरीके का फ्रीडम देता है पार्ट 3 में, और कहता है कि जाओ एंजॉय करो और जाओ अपना जिंदगी जी लो, तो उसके साथ साथ राइट को एंजॉय करने के साथ साथ हमारा कुछ ऑब्लिगेशन भी बनता है अपने संविधान और अपने देश के प्रति, जहां से हमको अधिकार और हमको फ्रीडम
मिलता है। बट हमारे संविधान निर्माता जब 1950 में संविधान बना रहे थे तो उस टाइम पे उनको ये जरूरत महसूस नहीं हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब संविधान में लिखना चाहिए या इसका कोई जरूरत है, क्योंकि उनका कहना था उस टाइम पे कि ये सब कुछ क्या होता है, राइट्स आप अगर एंजॉय कर रहे हो तो ये सारा चीज बोलने की बात नहीं है कि आपको ड्यूटी भी एंजॉय मतलब ड्यूटी भी आपको निभाना चाहिए। लेकिन बाद में 1976 और 1975 के टाइम पे ये जरूरत महसूस होने लगा कि हमारे भारत के लोग भाई लिखा हुआ चीज पे तो मानते ही नहीं है, और जो ना लिखा हुआ तो और उनके पास बहाना मिल गया, कहां लिखा हुआ दिखाओ, लिखा हुआ तो होता है तो उसको मिटा देते हैं, और लिखा हुआ चीज वहां पे कूड़ा फेंकना मना, जान मुझको फेंकता है वहां पे, तो बोला लिखा हुआ है तब जाके नहीं मानता है। अब आप तो लिखने नहीं किए हैं, तब तो इनके मन के अंदर वो चीज है ही नहीं कि भाई एटलीस्ट लिखा रहता तो इंसान का थोड़ा लाज शर्म रहता है, भाई करना पड़ेगा, और ना लिखा रहता छोड़ो ना, कहां हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि जरूरत महसूस हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में जोड़ने का, और यही कारण जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में अमेंडमेंट के जरिए जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट। यानी सरकार उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट था, कांग्रेस गवर्नमेंट इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, वो क्या करती है कि एक बिल लाती है अमेंडमेंट बिल, और उस बिल के माध्यम से जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में एक नया फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ देती है कि नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, जिससे भारत के नागरिकों के अंदर इस बात का दायित्व हो कि केवल हम यहाँ पे आए हैं राइट्स और फ्रीडम को एंजॉय करने नहीं, बल्कि राइट्स और फ्रीडम के साथ साथ हमारा कुछ बेसिक ऑब्लिगेशन और बेसिक एक ड्यूटी भी होता है हमारे देश के प्रति। तो क्या ड्यूटी होगा, लिखा होगा तब ना लोग बोलेंगे कि लिखा ही नहीं हो तो हम कहां से जानेंगे कि क्या ड्यूटी करना होता है। उतना हमारे अंदर सिविक सेंस ना है, मोरालिटी नहीं है, हम जापान ना है, सिंपल बात है भाई, भारत के लोग उतना सिविक सेंस रहता है तो यही रहते हैं, हम भी जापान बन जाते। तो हमारा लोग का सिविक सेंस है, बोलता थूकना मना है, वहां पे क्या करता मना काट देता, बोलता थूकना है। सो ऐसा देश है जहां पे लिखा होता है उसको क्या करता मना काट देता और बोलता आपको यहाँ पे लिखा हुआ थूकना है तो थूको। तो वैसा देश में आप बात करते हो सिविक सेंस, है ना, जहां पे एक ऐसा देश है जहां पे हर लोग बहुत तेजी में रहते हैं, हर लोग हड़बड़ी में रहते हैं कि हमको पहुंचना है, लेकिन कभी वो टाइम पे नहीं पहुंचते। दिस इज सिविक सेंस, है ना। वो सबके ऊपर लागू होता है, टीचर स्टूडेंट, टीचर पहले नहीं पहुंचता है तो स्टूडेंट कहां से पहले पहुंचेगा, दैट्स द फैक्ट। तो वही बात है यहाँ पे कि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या किया गया, फाइनली फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, एक नया पार्ट तैयार किया गया, पार्ट 4। किस पार्ट में रखा गया आता है एग्जाम में, फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो मौलिक कर्तव्य है भारत के संविधान के किस भाग में रखा गया, पार्ट 4A। और पार्ट 4A में किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया, अंडर आर्टिकल 51A। यही बस 51A में ही जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूरे भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा गया है, 51A। अब बात करते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर बेसिकली द बेसिक ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द नेशन। देश के प्रति क्या होता है कि कुछ बेसिक जिम्मेवारी, देश के प्रति कुछ बेसिक आपका एक तरीके का क्या है कर्तव्य है, जो हर एक नागरिकों को देश के प्रति, देश को आगे बढ़ाने के प्रति, देश के जो एकता है, अखंडता है, उसको क्या बोलेंगे सहेज के रखने के लिए कुछ बेसिक जिम्मेवारियां हर एक नागरिक को क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, तब जाकर देश और हमारा जो राष्ट्र है वो विश्व गुरु बन पाएगा। दैट्स व्हाई क्या किया गया, एक फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। आएगा क्वेश्चन, क्या फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में पहले से था? नहीं, इसको क्या किया गया अमेंडमेंट के द्वारा, बाय अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको पार्ट 4A में जोड़ा गया और आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। हालांकि 51 में जब 1976 में जोड़ा गया तो उस टाइम पे क्या है, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया, यानी 10
लिस्ट बनाया गया कि ये 10 ड्यूटी होगा जो हर एक भारत के नागरिकों को क्या करना पड़ेगा, देश के लिए निभाना पड़ेगा। लेकिन इसका प्रोसेस क्या हुआ, ये फंडामेंटल ड्यूटीज बनाया कैसे, कैसे बना, क्या हुआ, तो इसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी, एक कमिटी बनाया जो कमिटी ये तय करेगा कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए जो एक नागरिकों को अपने देश के प्रति निभाना चाहिए। तो इसके लिए एक कमिटी बना, सरदार स्वरण सिंह कमेटी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी। अभी जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी है, ये एक्चुअली नाम इसलिए इस कमेटी का सरदार स्वरण सिंह कमेटी पड़ गया क्योंकि इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, सरदार स्वरण सिंह, एंड दैट्स व्हाई दिस कमेटी वाज नोन एज सरदार स्वरण सिंह कमेटी। ये कमेटी बनाया गया जिसका मेन काम था कि बताइए कि वो कौन सा ड्यूटी होना चाहिए जो हमें हमारे सारे नागरिकों को क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये बनता है एक्चुअली 1976 में, और 1976 में क्या करते हैं, ये कमेटी बनता है और ये कमेटी क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है, यानी रिकमेंडेशन सुझाव देता है कि इतने सारे ड्यूटीज क्या कर सकते हैं, हम भारत के संविधान में रख सकते हैं और देश के सारे नागरिक इसको क्या करेंगे, मानेंगे। सरदार स्वरण सिंह कमेटी, हालांकि सरदार स्वरण सिंह कमेटी कितना रिकमेंडेशन देते हैं, 8 रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिया जाता है कि यह 8 ड्यूटी भारत के हर एक नागरिकों को अपने देश के प्रति निभानी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कमिटी था, कमिटी का काम दिया गया था आप रिकमेंडेशन दो, सरकार तय करेगा कि हम क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, तो एक्सपर्ट टीम है, तुमको बोले। अब एक्सपर्ट टीम क्या करता है, 8 गो ड्यूटी यहां पे लिख देता है। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस गवर्नमेंट only take 5 duties from सरदार स्वरण सिंह कमेटी, और जो 3 था उसको रिजेक्ट कर देता है, एक्सक्लूडेड कर देता है। यानी ओनली गवर्नमेंट टेक फ्रॉम सरदार सिंह स्वरण कमेटी रिकमेंडेशन, 5 केवल उनसे ड्यूटी लेता है, बाकी का जो उनका 3 ड्यूटी था उसको रिफ्यूज कर देता है, यानी उसको ऐड नहीं करता है। और बाकी और 5 जो है सरकार खुद से क्या करता है, सलाह मशवरा करके जोड़ता है। टोटल कितना हो गया, 10, टोटल 10 हो गया। कैसे हुआ समझ में आया? तो नाउ इन 1976 कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, है ना, इंट्रोड्यूस्ड द अमेंडमेंट बिल इन द पार्लियामेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, एंड एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A अंडर आर्टिकल 51A। सो इस तरीके से हमारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है निर्माण हो जाता। अब थोड़ा समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर क्या है। तो देखिए इसका नेचर का बात किया जाए, सो फंडामेंटल ड्यूटीज का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये क्यों जोड़ना पड़ा। जब भारत के संविधान के जो निर्माता थे, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के निर्माता थे, मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, दे वर नॉट फेल्ट नेसेसरी टू create separately fundamental duties. So why the government actually took and take the necessity कि हमको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका सरकार कारण बताया। सरकार बोला 1975 में सरकार देखता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, किस टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी जब हमारे देश में 1975 से 1977 में लगाया गया था, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी देखती है कि देश में लोगों का अपने देश के प्रति, लॉ के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, अपने देश का जो विरासत है, जो आइडियल है, इंस्टीट्यूशंस है, उसके प्रति उनका कोई सद्भावना नहीं है। मतलब देयर वाज नो पैट्रियोटिज्म अमंग द सिटीजंस। मतलब देशभक्ति भी तो होता है एक चीज बोल के, हमारे इतने सारे लोग देश को आजाद करने में अपना शहादत दे दिए, और वो जो देश अपने रक्त, अपने खून से जो है बलिदान देकर ये देश को बनाए, बट आज हमारे भारत के नागरिकों के अंदर जो है उसी देश को लेकर कोई सद्भावना नहीं है। ना उनको लॉ एंड ऑर्डर का चिंता है, ना देश की सोवरेनिटी का चिंता है, ना देश की इमेज का चिंता है, किसी चीज का नहीं है। ये होनी चाहिए। एक बेहतर राष्ट्र वही होता है जिस राष्ट्र के लोग के अंदर उस राष्ट्र को बेहतर बनाने का जो है सपना होता है। तो जो नागरिक जैसे होंगे वैसा ही देश होगा।
जैसा देश वैसा वेश, सिंपल बात है। जैसा लोग होंगे वैसा ही ना देश होगा। तो ये बता रहे लोग के अंदर बेसिक पैट्रियोटिज्म की भावना होना चाहिए। एक देश तभी शक्तिशाली बनता है जब देश के लोग क्या होते हैं, उस देश को पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि 1975 में इंदिरा गांधी और सरकार को ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत जरूरी है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिससे लोग के अंदर पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म की भावना तैयार किया जा सकता है ना। तो इसके लिए जो है ये लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ना लाइक इन लोग उस समय का कहना था कि जोड़ना जरूरी है। अब बात आता है कि इसका मेन फीचर्स क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, सबसे पहले ये फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉन जस्टिकेबल। क्या है? नॉन जस्टिकेबल, यानी अन्याय संगत है। अन्याय संगत का मतलब होता है अगर कोई क्या करता है, कोई फोर्स करता है, यानी कोई भी अगर क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटी जो दिया गया वो नहीं मानता है, तो उनके ऊपर कोई भी क्या होगा, लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। मतलब जब फंडामेंटल ड्यूटी बन रहा था तो इसके ऊपर काफी बहस हुआ कि क्या इसको जस्टिकेबल रखना चाहिए फंडामेंटल राइट्स की तरह, कि डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिकेबल रखना चाहिए। बोलते नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉन जस्टिकेबल। नॉन जस्टिकेबल मतलब क्या होता है? नॉन इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, यानी अगर कोई इसको नहीं माने तो कोर्ट कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, है ना। तो यहां पे बोला गया कि नॉन जस्टिकेबल है, नॉन इनफोर्सेबल है। दूसरा, नॉन जस्टिकेबल का इसका सीधा मतलब है जो दिया गया है आपके मर्जी के ऊपर है, मान सकते हो नहीं मान सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज में जितने भी जो 10 राइट ड्यूटी दिया गया था, इसमें बाद के समय में क्या किया गया, 2002 में बाई 86 अमेंडमेंट एक्ट एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। यानी इस लिस्ट में जो 10 अब तक था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और अमेंडमेंट लाकर एक और राइट को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। और इस तरीके से टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, 11। और आज तक कितना फंडामेंटल ड्यूटी है, 11। So अगर कोई पूछे हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो देयर आर 11 ड्यूटीज, राइट, दैट एवरी इंडियन शुड परफॉर्म टुवर्ड्स द कंट्री। आज जो है 11 ड्यूटी है टोटल, जो हर एक नागरिकों को अपने देश के प्रति निभानी पड़ती है। तो लास्ट वाला कब जोड़ा गया संविधान में, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब बात आती है लास्ट वाला क्या था। लास्ट वाला था जिसमें बोला गया it is the duty of every parents to send their children in school under the 6 to 14 years। यानी हर पेरेंट्स का ये ड्यूटी होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजे। ये ड्यूटी जोड़ा गया कि जिसको लास्ट कहा गया 11th। कि हमारे देश में 2000, 1980, 1990s के टाइम पे, है ना, स्कूल तो था लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं थे। कॉलेज तो बने थे लेकिन कॉलेज में बच्चों का इनरोलमेंट नहीं होता था। और ये बहुत बड़ा समस्या था। और सबसे बड़ा समस्या पता है क्या था? देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी, गर्ल्स एंड बॉयज लिटरेसी बहुत कम था देश में। और बिना जब लिटरेसी कम होगा तो एक्सीलेंसी कम होगा देश में, और एक्सीलेंसी कम होगा देश का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कमजोर होगा। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर उसके बाद देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन कमजोर जिस देश का होगा उस देश का सब कुछ कमजोर हो जाएगा। उसके ऊपर ही तो सब कुछ टिका हुआ है। अच्छा पॉलिटिशियंस पढ़ेंगे, अच्छा बेहतर एजुकेशन मिलेगा तो होगा, अच्छा इंजीनियर, अच्छा कॉलेज होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो अच्छा एक ब्रिज बनाएंगे, है ना, अच्छा साइंटिस्ट, तब ना वो देश के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं। यानी सब तो देश का ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और एजुकेशन एक क्या इंडस्ट्री है जो हर व्यक्ति को क्या कर रहा है, स्किल्ड कर रहा है। एक स्किल्ड करने का जो है एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले बच्चे पढ़े तो सही, पढ़ेंगे तब ना वो एक्चुअली देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, ड्यूटी दिया गया कि जो पहले पेरेंट्स क्या करते थे, इतना ना गरीबी था भारत में, तो अपने साथ बच्चों को ले जाते थे काम करने के लिए।
और वहां पे दोनों काम करते थे, कुछ पैसा मिलता था, अपना पेट कैसे भी भरते थे। ये भी गरीबी भी बहुत बड़े पैमाने पे था, लेकिन इसके साथ साथ इसके लिए वो पढ़ाई में वो नहीं भेजते थे स्कूल, कि पढ़ाई अगर भेज देंगे तो फिर मेरा काम कौन करेगा, फिर हम लोग क्या खाएंगे, बहुत गरीबी था। तो सरकार इस गरीबी को खत्म किया और बोला भाई आप भेजिए, पेरेंट्स भेजिए, हम देख लेंगे। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को तो पहले ही फ्री कर दिया एजुकेशन। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री कर दिए। बच्चे यहाँ पे, उनको मिड डे मील भी मिलेगा, उनको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए क्या किया गया कि जो हमारा ड्यूटी है कि एक पेरेंट्स को यहाँ पे बोला गया कि हर एक बच्चों को पढ़ने का क्या है, पढ़ने भेजा जाए, ये आपका ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, वेलफेयर प्रोग्राम फ्री तो कर ही दिया है, आप भेजेंगे नहीं तो हम लोग अब कैसे घर से टांग के ला सकते हैं? सरकार क्या कर सकता है? स्कूल बना सकता है, फैसिलिटी दे सकता है, भेजना तो आपको होगा ना। पहले टीचर तो आप इंकरेज नहीं करेंगे तो फिर यहां आएगा तब ना मेरा हाथ में आएगा, वो तो आपके घर में है, तो फिर हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए क्या बोला गया, यहाँ पे किया गया। अब थोड़ा समझो, ये जितने भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग देख रहे 11th, ये फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज इज मोरल एंड सिविक ड्यूटी। फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये एक्चुअली क्या है? मोरल और सिविक ड्यूटी है। अब ये मोरल और सिविक ड्यूटी क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे लीगल ड्यूटी नहीं है ना कि आपको करना ही पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं है ना। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, आप इंजॉय कर सकते हो, है ना, बट यहां पे ऐसा कोई क्या है? फोर्स नहीं है। आप फंडामेंटल ड्यूटीज को मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। मोरल मतलब क्या होता है? ये मोरल राइट्स है। फंडामेंटल ड्यूटी इज बेसिकली द मोरल ड्यूटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल ड्यूटी? मोरल ड्यूटी का मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू मे परफॉर्म और नॉट। आप परफॉर्म करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मेंटलिटी, आपकी कंसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगता है, आपको ठीक लगता है, आप कर सकते हो, आपको ठीक नहीं लगता है, आप नहीं कर सकते हो। कोई भी आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। देयर वाज नो क्या बोलेंगे, कोई भी पनिशमेंट, कोई भी यहाँ पे कुछ प्रावधान नहीं है। इसको कहते हैं मोरालिटी। तो कुछ पार्ट, सम पार्ट इन फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मोरल ड्यूटीज। मोरल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। जैसे क्या है मोरल ड्यूटी? कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मोरल ड्यूटीज क्या है? मोरल ड्यूटीज है कि आप सबसे पहले क्या कर सकते हो? टू चेरिश एंड फॉलो द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। यानी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका जो स्ट्रगल है, जो आइडियल्स है, उनको आप क्या कर सकते हो? मान सकते हो, मतलब उनको थोड़ा नमन कर सकते हो। ये आपकी मोरालिटी पे हुआ। गांधी को आप मान सकते हो, ना मान सकते, गांधी की कंट्रीब्यूशन को आप मानो चाहे ना मानो, गांधी जयंती मनाओ ना मनाओ, आपके ऊपर है, आपका मोरालिटी है। श्रद्धा है, मानते हो तो करो, नहीं मानते हो तो नहीं करो। लेकिन कुछ क्या है? सिविक ड्यूटी। सिविक मतलब बीइंग सिटीजन यू हैव टू परफॉर्म। नागरिक होने के नाते अगर इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो यू हैव टू परफॉर्म दीज ऑब्लिगेशन फॉर द कंट्री। आपको ये देश के लिए करनी चाहिए ही चाहिए। बट यहां पे क्या? सिविक ड्यूटी, यानी सिटीजन का एक ड्यूटी है, बट इट इज नॉन इन्फोर्सेबल। दैट मीन्स ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नागरिक को करनी चाहिए, लेकिन नहीं भी करेगा तो कुछ होगा। क्या है इसमें? रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड ऑल द नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, आप इसको रिस्पेक्ट करना हर भारतीय नागरिक का जो है एक कर्तव्य है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग, इट्स ये तो एक ड्यूटी है हर एक नागरिक को। ये एक सिविक ड्यूटी है। सिविक मतलब क्या? बीइंग सिटीजन, बीइंग अ सिटीजन। अगर आप भारत के नागरिक हो तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है, गीत है, इससे आपको कैसे श्रद्धा नहीं होगा? इससे आप, इसको तो आप रिस्पेक्ट करोगे ही करोगे, सिंपल बात। तो यहां पे ये सारा कुछ हम लोग देखिए कि इसका फीचर्स वगैरह क्या है। एक और हम पहले बता दें कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये केवल नागरिकों को दिया गया, नागरिकों के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज आर only for Indian citizen, not for the foreigners, because they are not the citizen of India. So why they perform the duty towards the country? वो तो अपने देश के लिए ना करेंगे, हमारे देश के लिए क्यों करेंगे?
समझ में आ रहा है? सो ये एक चीज यहां पे देखा गया हम लोग। अब बात करते हैं ये 11 ड्यूटीज क्या है। कुछ ड्यूटीज हम बताते हैं एक एक करके। 11 ड्यूटीज हम बता देते हैं कि एक एक करके क्या क्या ड्यूटी है। देखो सबसे पहला ड्यूटी क्या है, पार्ट 4 में सबसे पहला ड्यूटी बोला गया जो हर एक भारत के नागरिकों को करनी चाहिए। ना करना है, करना करना ना करना तो ये तो आपके ऊपर है, आपके मन के ऊपर है। मोरल राइट्स है, मोरल ड्यूटी है। पहला पहला है आपको कि to respect and follow the constitution, national flag, national anthem. To respect and follow the constitution, national flag, national anthem. और अभी जोड़ लो नेशनल सॉन्ग। बोला गया भाई हर एक भारत के नागरिकों का पहला कर्तव्य होता है कि अपने देश के संविधान, देश के राष्ट्रीय ध्वज, देश के राष्ट्रीय गीत और गान, इन सबका क्या करे, रिस्पेक्ट करे और साथ ही साथ इसको माने। ये पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है उसमें, और हमारे संविधान में ना 1-2 करके 11th में दिया गया है, ए से लेके के, ऐसे 11th राइट्स है, याद रखना, अल्फाबेटिकल फॉर्म, ठीक है, अल्फाबेटिकल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्या है यहाँ पे ड्यूटी है, दूसरा ड्यूटी दिया गया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन्स, ये सभी नागरिकों का ड्यूटी होता है, टू चेरिश एंड फॉलो एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स, द आइडिया ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके जो आइडिया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी, जो इनका आइडिया है, जो इनका सोच है, जो इनका कंट्रीब्यूशन है, आजादी की लड़ाई में जो चीज क्या करता है, इनकरेज करता है आइडिया, आप उसको क्या कर सकते हो, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी योग्यता को आप नमन कर सकते हो, चेरिश कर सकते हो। चेरिश का मतलब होता है काइंड ऑफ केयर, लव, अफेक्शन, आप कर सकते हो उसको। ये दूसरा राइट हर एक देश के नागरिकों का। तीसरा ड्यूटी क्या होता है देश के नागरिकों का, तीसरा ड्यूटी होता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। हर देश के हर एक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखे। ऐसा कोई ना काम करे जिससे देश में एकता टूटे, ऐसा कोई काम ना करे जिससे देश में क्या हो, संप्रभुता के ऊपर कोई आंच आए। ये सारा क्या है, ड्यूटीज है, ये भेज देंगे, जरूरत नहीं है, सुन लो। चौथा राइट्स क्या है यहाँ पे, चौथा ड्यूटी क्या है हर एक भारत के नागरिकों का, चौथा ड्यूटी है भारत के नागरिकों का, चौथा ड्यूटी है, हाँ, टू, यहां बोला गया इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू established and to ensure harmony and spirit of brotherhood amongst all the people belongs to different religion। यानी भारत का हर एक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि भारत के सभी लोग जो अलग अलग धर्म से हो, अलग अलग जाति से हो, सभी के बीच एक क्या लाए, हार्मोनी का मतलब होता है संयमी, और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड का मतलब होता है अ काइंड ऑफ भाईचारा को बनाए रखे सबके साथ। वही बात हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके साथ क्या करना, मिलजुल के रहना और भाईचारे बनाए रखना, ये एक ड्यूटी है। बट इसको मानता कौन है ना, ये ड्यूटी है। समझ में है कि हम सभी के साथ भाईचारे की भावना बना के रखे, सभी को जो है अपना भाई माने, सबके साथ श्रद्धा के साथ रहे। पांचवा ड्यूटी क्या है, एक और ड्यूटी यहां पे है, सुने, टू डिफेंड द कंट्री when मतलब यहां पे कहने का मतलब होता है, ड्यूटी ये है कि हमें क्या करना चाहिए, जो देश को जब जरूरत पड़े, जब देश हमारा क्या हो कि खतरे में हो,
तो उस टाइम पे हम नेशनल सर्विस करने के लिए तैयार हैं। यानी यहां पे इसका एक सिंपल सा मतलब होता है, इट इज द ड्यूटी टू प्रिपेयर फॉर द नेशनल सर्विस व्हेन इट इज नेसेसरी। यानी जब हमारे देश और राष्ट्र के ऊपर कोई भी क्या होता है, खतरा आता है, तो उस टाइम पे हमें जो है बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ स्वार्थ का, बिना कुछ लाभ का, हमें देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी टू डू रेंडर, सुनो, टू डू रेंडर नेशनल सर्विस फॉर द कंट्री व्हेन इट वाज नेसेसरी। जब देश के लिए जरूरत पड़े तब हम लोग क्या हो, खड़े हो जाए, ये हमारा ड्यूटी होता है। जैसे आज ईरान के लोग ईरान के सरकार के साथ पूरी तरीके से कदम के और कंधे के कंधे से मिला के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जरूरत है ईरान के सरकार का सपोर्ट का, तो जनता सपोर्ट करे। जैसे हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की सरकार को सपोर्ट किया गया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, पूरा देश उनके साथ खड़ा था कि आप जो एक्शन लीजिएगा, हम तो चाहते पाकिस्तान को पूरा खत्म करके पाकिस्तान को ले आइए, भारत का पार्ट बनाया जाएगा। तो लोग का एक नेशनल सर्विस इसीलिए तो यहाँ पे रखा गया है हमारे देश में, एनसीसी, स्काउट, ये सब। और बाद में नागरिकों को बोला गया कि जैसे मान लो कि देश में कोई खतरा आया, देश के ऊपर कोई अटैक हुआ, हमारे सारे आर्मी नहीं रहे, नेवी नहीं रहा, एयरफोर्स नहीं रहा, हमारे तब एनसीसी को जो हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं, स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है, वो पहले जाएंगे। एंड देन उसके बाद जब वो भी नहीं रहे तो देश को बचाने के लिए देश का आवाम जाएगा खड़ा। इसको बोलते हैं नेशनल सर्विस के लिए तैयार है। अच्छा, एक और यहाँ पे ड्यूटी क्या है, नागरिकों का एक और ड्यूटी क्या होता है, नागरिकों का एक और सबसे बड़ा ड्यूटी होता है टू प्रोटेक्ट, सुनिए, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चर ऑफ द कंट्री। हर एक हमारे देश के हर एक नागरिकों का यह कर्तव्य होता है कि जो देश का विरासत है, विरासत मतलब जो रिच हेरिटेज हम लोग का है, रिच हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, और भी इतने सारे जो हमारे देश का नेशनल हेरिटेज जो है, वो चाहे विक्टोरिया हो गया, चाहे वो हमारा ताजमहल हो गया, चाहे हमारा रेड फोर्ट हो गया, जो हमारा जो भी विरासत में हमको मिला है हमारे पूर्वजों से, उस चीज को, और जो हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये जो अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर, इन तमाम चीज को प्रिजर्व करके रखना, सही सलामत महफूज करके रखना हर एक भारतीयों का कर्तव्य, इसको तोड़फोड़ ना करें। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद यहां पे बोला गया है टू प्रोटेक्ट द natural resources, यानी environmental resources, to protect the environmental resources including wildlife, forest, lake and river। यानी हमारा जितना भी जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक जितने भी हमारे संसाधन है, उन सभी को क्या करना, महफूज करके रखना। वाइल्ड लाइफ हो, जंगली जीव जंतु हो, चाहे हमारा फॉरेस्ट हो, जंगल हो, चाहे हमारा लेक हो, ये तमाम चीजों को बचा के रखना और उनको प्रोटेक्ट करके रखना हमारी क्या है, कर्तव्य है। जंगल को ऐसे नहीं काटना, वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये सब हमारा कर्तव्य है। इसके ऊपर बाद में लॉ भी बनाया गया है। अच्छा, इसके बाद एक और ड्यूटी यहां पे क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें क्या करना चाहिए, जो महिला की जो मर्यादा है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम वायलेंस। यानी जो हिंसा जो कुछ भी होता है हमारे देश में रहा है, तो क्या होता है कि कुछ दिन पहले अग्निवीर आया था। सो अग्निवीर में सारे जितने भी जो युवा थे जो तैयारी कर रहे थे, वो लोग गुस्सा में आकर क्या किए, ट्रेन जला दिए। बट जो ट्रेन तुम जलाए वो किसका प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तुम्हारा ही प्रॉपर्टी है, तुम्हारा ही पैसा से सरकार ये सारा कुछ लगा रहा है, और तुम अपनी ही प्रॉपर्टी को क्या किए हो, जला दियो। एक्चुअली उस टाइम पे नहीं समझ रहे, उस समय लगता है हम सरकार का सब कुछ कर रहे हैं। सरकार तो तुमसे ही पैसा लेके सब कुछ कर रहा है। ऑल आर द पब्लिक प्रॉपर्टी। स्कूल में जाके सोचा पंखा टेढ़ा कर दे, तुम्हें हवा नहीं लगेगा। अगले इन सरकार का बोला हम तो दिए, फिर अब का हुआ हम नहीं जानते।
हम लोग की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक्चुअली जो लोग आ रहे हैं उनके तो प्रॉब्लम क्रिएट करके जा रहे हैं ना। हाँ, देखो इसीलिए क्या होता है कि सरकार बहुत सारा क्या करता है, अभियान चलाता है। कभी तुम जाओ ट्रेन में, देखना वहां पे लिखता है रेल आपकी संपत्ति है, बहुत डायरेक्ट लिखता है कि रेल जो है आपकी संपत्ति, जितना भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, दिस इज द पब्लिक प्रॉपर्टी, काइंडली प्रोटेक्ट इट, इसको प्रोटेक्ट करे। आगे यहाँ पे बताया गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। उसके अलावा बताया गया यहाँ पे कि हम हमेशा कोशिश करेंगे टू इंश्योर एंड टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्पर, टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्पर फॉर एक्सीलेंसी। मतलब हम यहाँ पे हमेशा ये ड्यूटी यहाँ पे बोला गया कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, लॉजिकल, रेशनल, है ना, फैक्ट बेस्ड, हमें क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंस तैयार करना चाहिए अपने अंदर, टू क्रिएट अ काइंड ऑफ लॉजिकल कंसिस्टेंस अमॉन्ग देमसेल्फ। क्योंकि साइंटिफिक लॉजिकल चीज ही क्या कर सकता है, लोगों को, देश को आगे बढ़ा सकता है। तो हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो माइथोलॉजिकल नहीं, लॉजिकल, हमें लॉजिकल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, एकदम फैक्ट बेस्ड बात करना चाहिए, है ना। ये तमाम चीजें जो है हमें करनी चाहिए। उसके अलावा देखा जाए तो एक लास्ट बता दे रहे कि इसके अलावा अगर देखा जाए ड्यूटी, तो हाँ हमारा एक और कंट्री मतलब ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू बेस्ट इन ऑल द स्फीयर वेयर यू आर। आप जहां पे हो, जिस फील्ड में हो, उस फील्ड में क्या करो, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, मतलब व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में क्या करो, अपना बेस्ट दो। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अरे यहाँ पे एक बात, क्या सरकार ड्यूटी ये बताने की कोशिश करे, ईमानदारी दिखाओ, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का कोई कीमत नहीं होता है, बट ये ऑनेस्टी जो है हर फील्ड में आपको दिखानी चाहिए, जिससे आपका तो भला होगा ही, साथ साथ देश का उन्नति होगा, है ना। इंजीनियर अच्छा काम करेगा, डॉक्टर अपना अच्छा काम करेगा अपना फील्ड में, तो इससे क्या होगा, देश का ही विकास होगा, है ना, इससे देश का ही विकास होगा। और लास्ट में तो ये हम बताएं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन स्कूल अंडर 6 to 14 ईयर्स। तो ये हम लोग का क्या है, पूरा 11 ड्यूटी था। इसके अलावा बात किया जा रहा है कि इस 11 जो ड्यूटी हम फंडामेंटल ड्यूटी देखे, ये कुल मिला के क्या है, एक मोरल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, एक सिविक ड्यूटी है। इट डिपेंड्स ऑन इंडियन सिटीजन, ये पूरा डिपेंड करता है भारतीय नागरिक पे कि आप इसको मानो या ना मानो। ठीक है, ऐसा ही है जिस तरीके से क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई बड़े लोग आते हैं तो आप उनका पैर छुओ या ना छुओ, ये आपके कंसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये आपके मानसिक चेतना पे डिपेंड करता है। आप उनको रिस्पेक्ट करो चाहे ना रिस्पेक्ट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी भी है। बोलो हाँ, हाँ वो तो सिखाया जाता है, लेकिन एक उम्र के बाद जो है लोग आपको नहीं बोलते हैं। ये आपका खुद का कंसिस्टेंस है कि अगर कोई बड़े आते हैं तो आपका मन क्या कहता है, आप क्या सोचते हो कि नहीं कर लेना चाहिए, बड़े हैं तो एक रिस्पेक्ट हो जाना चाहिए। ये हम लोग का एक कंसिस्टेंस है। वैसा ही बन गया हमारा क्या, फंडामेंटल ड्यूटी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, करना चाहिए, तो करो। ऐसे लो, जैसे एक चीज जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे हम बोले ना, नेशनल एंथम जब हो रहा है तो खड़ा होना है। अब नेशनल एंथम में पूरा 52 सेकेंड खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरा जो एटलीस्ट जो जन गण मन, ये जो पूरा लाइन है, यहाँ एटलीस्ट अगर आप स्वस्थ नहीं हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, तो एटलीस्ट इसमें क्या कर सकते हो, जन गण मन में जो है आप स्टैंडिंग खड़े हो सकते हो। बाकी अगर आप नहीं हो तो ठीक है, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। अब यही कारण है कि कुछ लोग आज भी क्या होता है कि बैठे रहते हैं, चलता रहता है उनको कि क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। ये दिखाता आपका कंसिस्टेंस, ये शो करता आपका मेंटल लेवल, है ना, आप मेंटली कितना फिट हो,
ये आपको क्या करता है, ये शो करता है। कुल मिलाकर बताया जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, बट आप सुनिए ध्यान दो। अब यहां पे क्या हुआ, जो बता रहे सुनो ना। अब यहां पे क्या बात कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसा बात नहीं है कि जब ये बनाया जा रहा था, जब इंदिरा गांधी ला रही थी बिल तो अमेंडमेंट कि हम जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन वाले इसका सपोर्ट किए, नहीं, ऑपोजिशन वाले अपना काम किए गाली देने का। अब गाली देने का तो लॉजिकल गाली देने का, ये आप वहां पे जगह ऐसे ही बिना तर्क का, बिना फैक्ट पे नहीं बोल सकते। तो यहां पे ऑपोजिशन वाले क्या कहे, ऑपोजिशन और मेनी स्कॉलर्स दे क्रिटिसाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज। व्हाई दे क्रिटिसाइज, ये बहुत मैटर, क्यों क्रिटिसाइज की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला उनका कहना था सरदार सोरेन सिंह कमेटी का जो 3 रिकमेंडेशन था, they are not accepted by the Congress government. And what are the 3? What are the 3? वो बोलते हैं सबसे पहले कि फंडामेंटल ड्यूटी इज इनकम्प्लीट। जो क्रिटिसाइज करते हो कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी इज इनकम्प्लीट एंड एम्बिगुअस। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता, अधूरा है। बोलते क्यों, क्योंकि सरदार सोरेन सिंह कमेटी का जो 3 जो रिकमेंडेशन था इसको तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। अभी 3 रिकमेंडेशन क्या था, वो बोले थे राइट टू ड्यूटी टू पे टैक्सेस, पे टैक्सेस, सभी को टैक्स देना चाहिए ताकि देश बेहतर हो। टैक्स दोगे तब ना सरकार कुछ काम कर पाएगा, तब ना मिलिट्री मजबूत होगा, रोड अच्छे बनेंगे, अस्पताल अच्छे बनेंगे। तो ड्यूटी टू पे टैक्सेस जिसको सरकार अपनाया नहीं, सरदार सोरेन सिंह कमेटी का। अब दूसरा ये बोले थे कि पार्लियामेंट जो है कैन मेक प्रोविजन इफ एनीबडी मतलब इंटेंशनली डज नॉट ओबे एंड डज नॉट फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटी। तो जानबूझ के नहीं फॉलो करता है तो फंडामेंटल पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है, लॉ बना सकता है। अब तीसरा चीज यहां पे वो किए कि पनिशमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग एंड नॉट ओबेइंग द ड्यूटीज। तो पनिशमेंट का बात की, अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो बात करते लीगल ड्यूटी का, नहीं सबको मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानेंगे, देश का कर्तव्य है और इसमें बुरा क्या है, मानना चाहिए, तो ये सबको मानना चाहिए। तो देखो ये 3 ड्यूटी यहाँ पे सरदार सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, बट ये तीनों का एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसके कारण कहा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इनकम्प्लीट। पहला बात। दूसरा किस आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है, तो दूसरा बात तो यही किया जाता है कि आप फंडामेंटल ड्यूटी तो दे दिए, बट यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रोविजन दैट इफ एनीबडी डज नॉट फॉलो इंटेंशनली देन देयर वाज नो प्रोविजन फॉर दैट। लोग के अंदर डर ही नहीं है, भय ही नहीं है, तो फिर बना भी देना का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों, लोग मान तो नहीं रहे। ये इस आधार पर क्रिटिसाइज किया गया। तीसरा क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आप फंडामेंटल ड्यूटी दे रहे हो, यानी आम लोग का कर्तव्य क्या होगा देश के प्रति, और इतना भारी भरकम आप वर्ड उसमें डाले हो, उसका मतलब डाले हो कि जो एक स्कॉलर है उसको भी डिक्शनरी खोलना पड़ा है कि इसका मतलब क्या है। बोले कि भाई द वर्ड विच इज मेंशन्ड इन फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन पीपल। अरे आप तो आम सभी नागरिक के लिए कर रहे हो ना, तो एक ना पढ़ा लिखा भी, एक कम पढ़ा लिखा भी इतना आसान बनाए कि सभी पढ़ सकता है ना। आप तो ऐसा कंपोजिट और कॉम्प्लेक्स वर्ड डाले हो जिसका मतलब खोजना पड़ता है। जो पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है या जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको खोजना पड़ता है, पढ़े लिखे होकर भी उनको वर्ड मतलब नहीं पता चलता है। साइंटिफिक टेम्पर घुसा दियो, कंपोजिट कल्चर घुसा दियो, इंडो वर्ड घुसा दियो, बहुत सारा उसमें वर्ड है। तुम देखो बहुत सारा चेरिस, हार्मोनी, बहुत सारा उसमें वर्ड ऐसे भी है जो क्या है, विच इज नॉट